नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेस वे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे गणित पढ़ाई जाती है कक्षा 10 के लिए। तो हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा था। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरे जो कक्षा 10 की गणित है, पूरे गणित का रिवीजन करा देंगे। तो इसमें आज क्या कहते हैं, 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। जो 500 क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं, इसमें की तीसरी क्लास है। लगभग 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 10 क्वेश्चन होंगे तो 30 हो जाएगा। तो इसका टारगेट क्या रहेगा, 70 में 70। अगर ये पूरा 500 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको भी 70 लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पूरी जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम कराते जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को भी हमारे ये क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं, उसी के साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सारे क्वेश्चन को आप भी उतारते जाइएगा और उसके बाद इसको चाहे तुरंत लगा लीजिए, चाहे बाद में लगाइएगा, जैसे मर्जी कहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को लगाएंगे तभी जाके ये 70 में 70 मिलने के चांसेस रहेंगे। ये मत सोच लेना कि हम इसको देख लिया और उसके बाद हमको 70 मिल जाएगा, इसकी उम्मीद ना करिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उसके बाद कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ये इसका पहला क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो जब कहेगा कि इसकी भुजा ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले माना कि माना कि घन की भुजा, घन की भुजा। तो यहाँ पे लिख लेंगे घन की भुजा कितना लिखेंगे, ए सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये इतना लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद जब घन की भुजा ए सेंटीमीटर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमको क्या करना रहेगा इसमें, तो आगे कह सकते हैं कि फिर उसके बाद घन का आयतन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन का आयतन। तो यहाँ पे लिख लेंगे घन का आयतन। जब घन का आयतन लिखेंगे तो ये हो जाएगा घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। तो घन का आयतन का सूत्र यहाँ पे ये होता है, और इसका घन का आयतन दिया है, कितना दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है भुजा क्यूब। तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा भुजा क्यूब बराबर का ये 1331, 3 बार अगर 11 लिखेंगे तो ये हो जाता है इसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको जब उधर भेजेंगे, इसका जो पावर 3 लगा है इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसके आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 11 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ये जैसे उधर जाएगा तो ये 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसकी भुजा, इस घन की भुजा कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर में क्या कह रहा है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 15/17, तो साइन थीटा का मान पूछा है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पे देखते हैं कि पहले तरीके क्या है जो इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या कह लेंगे, ये दिया है साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको एक सूत्र पता होना चाहिए। इस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसका मान जब रख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस, और कास का मान कितना दिया है, 15/17। यहाँ पे 15/17 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा फिर साइन थीटा बराबर, यहाँ पे जब लिखेंगे साइन थीटा बराबर आएगा 1 माइनस का 15 का स्क्वायर होता है 225, और फिर उसके बाद यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे जो आएगा तो ये हो जाएगा 289, और फिर उसके बाद माइनस 225, और बटे में कितना हो जाएगा, 289। ये इतना लिखने के बाद आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये साइन थीटा का मान आएगा, साइन थीटा बराबर इधर देखते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर जो आएगा अंडर रूट के अंदर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, शायद यहाँ पे आ जाएगा 49। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे 49 आएगा, नहीं नहीं 49 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 8 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और फिर उसके बाद बाकी 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। नीचे कितना लिखा है, 289। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा।
और फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये इसको लिख सकते हैं, ये 8 गुणे 8, और इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17। तो अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में 2 बार लिखी रहती है तो उसको एक बार हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, 8 बटे का 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका ये था। अब दूसरा तरीका कहेंगे जो पूरी दुनिया यूज़ करती है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग करते हैं। त्रिकोणमिति में लगभग लगभग कह नहीं सकते, जितनी सवालें होंगी सारी सवालें 2 तरीके से या 3 तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं या फिर अगला पेज लेते हैं, तो देखते हैं उसमें बताएंगे कि क्या दिया है और उसके बाद इसका और अगला तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा बराबर क्या दिया है, 15/17। तो यहाँ पे दिया है cos थीटा बराबर दिया था 15, और फिर उसके बाद 15/17। cos थीटा बराबर दिया है 15/17, और फिर उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे दिया था 15/17, तो साइन थीटा का मान पूछा है कि साइन थीटा क्या आएगा। ये इसका दूसरा तरीका था, पहला तरीका हम बता चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको मान दे देते हैं, इसको एक को ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे और इसको सी कह देंगे, चाहे जो मान लो खुद से दे सकते हैं। तो ये इसी में किसी को थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये हो जाएगा लंब। थीटा के सामने होता है लंब, ये लंब हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसके नीचे जो आएगा वो आधार हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो ये 90 होता है, तो 90 के सामने जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। ये कक्षा 10 में हर एक टीचर इसको यूज़ करता है, लेकिन वो वाला जो अभी हम बताए वो बहुत कम ही लोग उसको बताते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है। अगर हमको नहीं पता है तो यहाँ पे क्या कर लो, लाल बटे कक्का का सूत्र लगा लिया करो। ये इसको लिखने के बाद तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार, और फिर उसके बाद ये हो जाता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। इनका मान रख लेंगे, तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है, 17, और आधार का मान कितना दे दिया है, आधार का मान दे दिया है 15। तो यहाँ पे अगर ये तो करने का तरीका एक था इससे, और अभी एक तरीका और बताएंगे जो कि ये भी नहीं करना पड़ेगा, तो अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतना लिखने के बाद अब आगे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, और फिर उसके बाद प्रमेय से, ये इतना लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर उसके बाद ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर का ये होता है लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आधार का स्क्वायर, ये चीज होता है। ये कौन कहता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है वो कहता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको लंब चाहिए, तो इसलिए हम इसको इधर बुला लेंगे और कर्ण का मान रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ पे माइनस का क्या कर लेंगे, 15 का स्क्वायर, और बराबर का ये क्या हो जाएगा, लंब, और इनका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको 15 और 17 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर लिखा है लंब का स्क्वायर, हमको लंब का मान चाहिए, और इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा लंब बराबर का अंडर रूट के अंदर ये 64 आएगा, और फिर उसके बाद जब इसको लंब का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको 2 बार ऐसा लिख सकते हैं 8 गुणे 8, तो एक बार इसको बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8, इसका मान लंब का मान आ गया 8। और साइन थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लिखा हुआ लंब बटे का कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। जब ये लिखेंगे लंब बटे का कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा, लंब का मान अभी निकाले हम लोग कितना 8, और कर्ण का मान कितना निकाले थे, कर्ण का मान ये हमको पहले से पता था, ये 17 था। ये हो गया दूसरा तरीका। अब देखेंगे इसी का तीसरा तरीका क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, जो कि हमको इसको क्या करना है, ये एग्जाम में यूज करना है। वो भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन अब जो तीसरा बताने जा रहे हैं वो केवल टिक मार्का के पर्पज से है बस। उसको टिक मार्का या बहुविकल्पी कह सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर या 4 नंबर में आता है, तो तीसरा तरीका उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे तरीके में क्या करना रहता है, उसमें हमको याद करना रहता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रिपलेट याद करना रहता है। एक ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट होता है। तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होता है। तो इसमें कह रहा है कि हमको आधार का मान ये दे दिया है, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा,
और फिर उसके बाद यहाँ पे कर्ण का मान ये हो जाएगा। तो जो बचा अब वो क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। ये ट्रिपलेट अगर हमको याद रहेगा तभी हम इसको कर सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया था 8 और कर्ण का मान कितना दिया था 17। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये किस तरीके से करेंगे, ये अगर कभी भी टिक मार्का देता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन देता है, तब इसको अप्लाई करेंगे। ये तीसरा मेथड था जिसमें क्या कहते हैं ट्रिपलेट याद करना रहता है। एक तो हो गया 8 17 15 और ये भी होता है 3 4 5, कई बार इसको हम बता चुके हैं। और फिर उसके बाद 5 12 13 ये भी होता है। तो ये सब याद रखना, ये ट्रिपलेट टिक मार्का करने के लिए काम में आता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों केवल क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं तीनों हो सकती हैं। इधर वाला हमेशा कर्ण होगा, बाकी ये दोनों आपस में बदलते रहेंगे। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है 3, जिसमें कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो उसमें बहुलक का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर लिखेंगे बहुलक, और फिर उसके बाद जो इसके बराबर होता है तो ये होता है यल, और प्लस का पुस्तक में यहाँ पे कहेंगे F1 माइनस F0 और बटे हो जाएगा फिर 2 F1 और माइनस का F0 माइनस F2। और फिर उसके बाद बगल में क्या होता है H। ये किसका सूत्र होता है, ये बहुलक का सूत्र होता है। लेकिन इसको रखने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें मान ज्ञात करना पड़ेगा कि F1 कहाँ होगा, F0 कहाँ होगा और F2 कहाँ होगा, H क्या होगा, यल क्या होगा। तो यल क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं, जो इसमें अधिकतम जिसकी बारंबारता रहेगी, अधिकतम बारंबारता जिसकी रहेगी, उसी के सामने वर्ग अंतराल वाले में जो सबसे पहला मान लिखा रहेगा वही हो जाता है यल। तो यहाँ पे देखें तो सबसे अधिकतम 21 दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा F1। 21 F1 होता है और इसी के सामने जो पहले वाला लिखा रहता है वो यल होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसके बाद F1 के बाद क्या आता है F2, और F1 से पहले कौन सी संख्या आती है 0, तो ये हो जाएगा F0। और फिर उसके बाद H की बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना होता है, तो वो हो जाता है H। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम पूरा मान यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इस सूत्र को लिखने से पहले पूरे मान लिख देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यल का मान लिखते हैं। यल बराबर कितना मिला हमको 30, और फिर उसके बाद यहाँ पे यल बराबर 30 मिला तो F1 बराबर कितना मिल जाएगा, F1 का मान हमको मिला है, यहाँ पे देखेंगे F1 का मान 21 मिला है। और फिर उसके बाद F0 का मान कितना मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो F0 का मान हमको मिला है 18। और फिर उसके बाद F2 का मान कितना मिला है, तो F2 अगर देखेंगे तो ये हमको मिल गया है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे मान हो चुके हैं। अभी भी इसमें कुछ कम है तो H कम है, तो H का मान अगर देखेंगे तो इन दोनों का अंतर होना चाहिए। तो दोनों का अंतर देखेंगे तो हर जगह कितने हैं 10 10 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, H का मान जो आ जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यल का मान हम रखेंगे 30 और फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पे रखने के बाद फिर F1 का मान रखेंगे तो F1 का मान 21 है, और फिर उसके बाद माइनस F0 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, बटेगा फिर उसके बाद 2F1, तो इसका मतलब 21 दूना कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और माइनस का फिर F0 का मान हो जाएगा 18, और फिर उसके बाद F2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का ये 15। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू में क्या रख लेंगे, H का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 30 और प्लस का, फिर इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा। और फिर उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे 42 और इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 तो 1 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। और फिर उसके बाद बगल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा है, H का मान कितना हो जाएगा 10। अब इनको घटा लेते हैं कि यहाँ पे 42 में 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 42 में 33 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, इधर 7 तो 9 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और फिर इंटू में क्या लिखा है यहाँ पे 10, और इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ये 30 और प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 10 का इसमें गुणा करा देंगे तो 10 बटे का 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और प्लस का ये 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे फिर एक बचा, फिर 3 3 का 9 आ जाएगा। तो ये ऐसे अब जाता रहेगा। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 33.33, ये इसका आंसर आ जाएगा जो बहुलक का इसके मान आएंगे। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये सवाल कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, ये सूत्र अलग से लिख लेना। हम यहाँ पे ये बहुलक पूछा है तो तुम लोग इसके साथ साथ
और बाकी 2 सूत्र यहीं पे लिख लेना, जहाँ सवाल इसको सॉल्व करना वहां पे ये लिख लेना कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा। और फिर उसके बाद एक और इसमें पूछता है बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका, 3 चीज पूछता है, तो यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या आएगा तो वो भी लिख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर कई था, ये 3 नंबर था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन अभाज्य संख्या, दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच की कोई संख्या हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जैसे ये हमसे कहता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल घटना, यहाँ पे लिख लेंगे कुल घटना। तो जब यहाँ पे कुल घटना लिखेंगे तो उसके बाद ये कुल घटना कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे या तो एक पासे को फेंकेंगे तो वहां पे या तो 1 आएगा, और या तो फिर इसमें 2 आ सकता है, या फिर इसमें 3 आएगा, या फिर इसमें 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आ जाएगा, इतना आ सकता है। तो यहाँ पे कुल घटना कितनी हो जाएगी 6। तो अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या तो यहाँ पे लिख लेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, क्या लिखेंगे अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहला यहाँ पे ए वाला लिख लेना, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। जब यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो कुल कितनी घटना, कुल कितनी संख्याएं होती हैं, या कुल घटना कितनी है 6, अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये अभाज्य संख्या होती है, और ये अभाज्य संख्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी, तो ये 3 होगी। जब इसको लिख के ऐसे काट देंगे तो 1 बटे का कितना आ जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर उसके नीचे भी चाहे एक लाइन और बढ़ा लेना। तो यहाँ पे बी वाले में क्या पूछ रहा है, अब बी वाले में कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित, स्थित कोई संख्या, कोई संख्या, और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की, प्राप्त होने की प्रायिकता, ये इतना लिखेंगे। तो आगे कह रहा है कि 2 से 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ना 2 लेना है ना 6 लेना है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ऊपर लिख लेंगे और नीचे कितना लिखेंगे 6। इनको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2। इस तरीके से लिखेंगे तो इसके कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो या तो ये 2 नंबर का होगा या तो 4 नंबर का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर का ही था, यहाँ पे ये 4 था। आगे देखेंगे 5वां। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। तो ऐसा एक वृत्त बना लिए, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसके चाप की लंबाई ये पूछा है। तो यहाँ पे यल का मान पूछा है, इसके बराबर क्या होता है, त्रिज्या इसकी कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, इधर से देखेंगे और ये 14 सेंटीमीटर इधर भी होगा, तो ये दोनों त्रिज्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो पूछा है वो लिख लो। क्या पूछा है, चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिख लेना सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो जो ये लंबाई होती है इसके लिए सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 2 पाई आर, ये इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। चाहे तो इसमें पाई का मान रखेंगे या तो फिर नहीं रखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो नहीं रखें, वैसे ही छोड़ दें। अगर ये 4 नंबर में पूछता है तो इसमें रखना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा का मान हमको दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री, और फिर उसके बाद यहाँ पे 360 लिखा है नीचे, और फिर उसके बाद 2 लिखा है, फिर यहाँ पे पाई का मान, पाई छोड़ दो, और यहाँ पे इसका मान आर का मान कितना दिया है 14 दे दिया है। तो जब इसको काटेंगे तो ये इससे कटेगा 0 से 0, यहाँ पे कट जाएगा 12 बार, और इसको काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/6, और फिर उसके बाद यहाँ पे पाई, और इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और इसको काट देंगे तो यहाँ पे 7 आएगा।
तो लिख लेते हैं इसके पाई का मान भी 1/3 यहाँ पे आएगा, पाई का मान 22/7 रख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 22/3 इसका आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, अगर इसका मान सेंटीमीटर में दिया है तो। और फिर उसके बाद इसको भाग करना हो तो भाग कर सकते हैं 3 7 21 और उसके बाद फिर वो आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग। तो फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर ये ऐसी सवाल, फिर से एक सवाल आ गई है त्रिकोणमिति की, इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कहे वैसे कर लो, जिधर से कहोगे उधर से सॉल्व कर देंगे, इधर से भी हो जाएगा इधर से भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर से सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या लिख लेना, दाएं पक्ष से, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना दाएं पक्ष से। तो इसको जब सॉल्व करना होगा तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या सूत्र लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं, कल भी बता चुके थे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 का स्क्वायर वही होता है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखा है, 1 माइनस का कॉस थीटा, हम दोनों तरफ से अभी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 माइनस का एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये सूत्र होता है, ये 2 बार बता चुके हैं, जो इसके पहले का 20 क्वेश्चन देखा होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या सूत्र लगाया जा रहा है। 1 प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये इतना लिखने के बाद नीचे फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा। ये दोनों जब लिखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा। और जब यहाँ पे लिखा रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्थान पे 1 अपान का सेक थीटा, और 1 अपान का सेक थीटा इसका तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा, और फिर उसके बाद प्लस का 1 अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपान में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और फिर उसके बाद चाहे तो इसको आगे पीछे लिख लो तो एकदम सेम टू सेम आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस का सेक थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा सेक थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो तो यही हो गया सिद्ध। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर से लिखे थे दाएं पक्ष से, तो यहाँ पे नीचे लिख देना बायां पक्ष, क्योंकि ये आ चुका है। अब क्या करना है, तो अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर इधर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना, फिर अलग अलग करना एक बार इसके साथ, जो प्रक्रिया इधर से सीधा करते आए हैं वही प्रक्रिया इधर से उल्टा करते जाएंगे, फिर इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार ऐसे बगल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस का सेक थीटा लिखा है, 1 प्लस का सेक थीटा अपान का सेक थीटा ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ अलग अलग करो, तो 1 अपान का क्या आ जाएगा ये सेक थीटा आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जब सेक थीटा बटे सेक थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सेक थीटा बटे सेक थीटा, ये कटेगा तो एक आ जाएगा। 1 अपान का यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लिख देंगे 1 अपान सेक थीटा के स्थान पे क्या लिखते हैं कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का 1। अब क्या करेंगे ऊपर नीचे परमेयीकरण, ऊपर नीचे परमेयीकरण कराएंगे तो कितने से कराएंगे, तो ऊपर भी उतने से ही गुणा होगा और नीचे भी उतने से ही गुणा होगा। तो 1 माइनस का यहाँ पे cos थीटा इधर गुणा करा लेंगे और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, ये इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पे फिर से वो सूत्र लग जाएगा, इसको थोड़ा इधर लिख के इसको इधर कर देंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। जहाँ पे ये सूत्र क्या होता है तो वहाँ पे सूत्र ये हो जाता है कि लिखा जा सकता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस थीटा। अगर देखें तो हो सकता है कि ये भी आ चुका है ये भी आ चुका है, तो चाहे जो मर्जी कहेगा वो लिखना, इसको मर्जी कहेगा ये उतार लेना, इसको मर्जी कहेगा ये उतार लेना। हम दोनों तरीके से जितना संभव प्रयास रहेगा, हर एक सवाल में 2 तरीका 3 तरीका जो भी यूज होगा हम सब बताते जाएंगे। तुम्हारी जो मर्जी कहेगी वो तुम पेपर में कर देना, कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा अब आगे देखेंगे अगला वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, या ऐसे सारणी दिया रहेगा और इसके बाद इसका माध्य पूछेगा, तो इसमें क्या करना रहेगा समांतर माध्य। ये कुछ कहा नहीं है, माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग वो सबसे आसान तरीके का जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सबसे पहला वाला वही हम लोग लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे समांतर माध्य का सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बराबर होता है सिग्मा एफ आई और उसके बाद यक्स आई, और बटे में फिर क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को
हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बारंबार दिया रहता है ये होता है एफ आई। अब उसके नीचे क्या नहीं दिया है, यक्स आई नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको निकालते हैं सिग्मा एफ आई और यक्स आई को जितना मान दिया हुआ है ये सब हम इसमें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम पूरी तरह से इसको नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आगे वाले में बारंबारता रहेगा तो यहाँ पे 0 से 6 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 से 12 लिख देते हैं, 6 से 12 हो गया, फिर उसके बाद 12 से 18 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 से उसके आगे क्या लिखेंगे, 18 से 24 हो गया, 18 से 24 लिख लिए, फिर 24 से 30 हो गया, 24 से यहाँ पे 30 हो गया, ये इतना लिख दिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखेंगे इसके आगे यही मान पूरा यहाँ ऊपर लिख देना, ठीक, जब इसको सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे ये इतना लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिख देना कि आगे वाला वर्ग अंतराल रहेगा, और यहाँ पे बारंबारता लिख देना जिसको हम एफ आई कहते हैं, और इनका मान यहाँ पे लिखा हुआ है 5, और उसके बाद 9, फिर उसके बाद यहाँ पे 10, और उसके बाद यहाँ पे 12, और यहाँ पे 4, और फिर उसके बाद जब इनको हम जोड़ देंगे तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9, 10 9 19, 19, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 12 8 20 1 21, और 21 4 25, 25 5 30, 30 10 40, तो ये आ जाएगा 40 इसका आंसर। मतलब क्या कहते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है यक्साई। यक्साई निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, जोड़ के आधा करेंगे तो 3 आएगा, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो ये 9 आएगा, और फिर इनको जोड़ के आधा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो आधा 15 आ जाएगा, इनको जोड़ के आधा करेंगे तो अब जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं, इसमें देख लो कितने का अंतर है उतना ही जोड़ते जाओ, 6 का अंतर है, तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, सिग्मा एफ आई और यक्साई, तो ये हो जाएगा 15 और 9 9 81, और फिर उसके बाद इधर 150, और फिर उसके बाद इधर जब जोड़ेंगे तो ये गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूने 24, 1 25, 252, और फिर उसके बाद 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, और फिर उसके बाद 4 दूना 8, 8 दो 10, 108 आ गया। अब इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ेंगे तो इधर वाला पूरा जोड़ेंगे तब जाके ये क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई और यक्साई। जब इसको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा सिग्मा एफ आई और यक्साई। तो यहाँ पे 8 2 10, 10 1 11, 11 5 कितना होता है 16, तो पीछे 6 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 10, 10 1 11, 11 8 19, और 19 1 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 की 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, और 4 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 9 5 14, 14 4 18 19, और इधर कितना बच रहा था एक 20, सही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6, और 6 2 8, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 4 2 6, 6 2 8, सही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 806 इसका आंसर आएगा। तो फिर उसके बाद अब इसमें भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा भाग करने पर। तो एक बार इसमें क्या करेंगे 806 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, तो इसको क्या कर लेंगे तो यहाँ पे 806 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10, इसको लिखेंगे 4 गुणे 10, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, सही है 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 2 4, और 2 और बच रहा होगा तो वो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 600, ये जो आएगा यहाँ पे 606 आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो ये आएगा 606, और बटे का यहाँ पे हो जाएगा 40, और इसको लिख सकते हैं 606, और बटे का यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 10, और फिर उसके बाद इसको जब भाग करेंगे इससे तो पहले 4 एक कम 4 हो जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 4 एक कम 4 फिर से आएगा, और फिर उसके बाद 0.4 पंजे 20, तो यहाँ पे ये आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 151.5 बटे का 10, इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 115, यहाँ पे एक बार और भाग करेंगे तो 15.15, इसका ये आंसर आएगा। एक बार देख लेना अगर कहीं इसमें गलती हुई होगी गुणा कराने में या जोड़ने में, तो उसको एक बार सही से चेक कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे रख लेना, लेकिन सूत्र यही लगेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा सूत्र नहीं यूज होगा। तो ये क्या था, समांतर माध्य था।
फिर उसके बाद देखेंगे अगली सवाल इसमें क्या कह रहा है। अगली सवाल में इसमें कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो। तो पहले हमको क्या करना है, संकेंद्रीय वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त बना देते हैं। संकेंद्रीय वृत्त कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो संकेंद्रीय वृत्त बनाने के लिए हमको एक ऐसे गोला लेना पड़ेगा, उसके अंदर एक और छोटा सा गोला लेना पड़ेगा। ये बन गया संकेंद्रीय वृत्त। और यहाँ पे बनने के बाद देखो इसका डायरेक्ट पहले आंसर हम बता देते हैं कि कैसे इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, फिर उसके बाद आगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है और बड़े वृत्त की त्रिज्या दे दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओ नो, तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम जीवा ही खींच लेते हैं। तो सबसे बड़ी पहले जीवा खींचेंगे, तो यहाँ पे कितनी आएगी, जीवा जो खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसको स्पर्श करती हुई एक जीवा खींचती है। पहले वृत्त की अगर त्रिज्या लेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फिर उसके बाद ये इतना होगा और फिर उसके बाद ये होगा। और यहाँ पे इतना लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे, जो हमसे नीचे पूछा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका हम और बताए थे। कभी भी ऐसा दिख जाए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जब कभी भी ये 90 डिग्री का कोण बना दे, जब कभी भी ये 90 डिग्री का कोण बना दे, तो उसमें हमको क्या करना रहेगा, 90 डिग्री के कोण के साथ जो इसके सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो बचेगा वो एक आधार होता है और एक लंब हो जाता है। तो थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको पहले से ही पता है, ये अभी पहले भी बता चुके हैं, एक ट्रिपलेट लगता है। इसका पहले हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि कितना आंसर आएगा, उसके बाद सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ट्रिपलेट आएगा तो यहाँ पे 3 और फिर उसके बाद 4 5 लगेगा, तो यहाँ पे ये भुजा हो जाएगी 4। और जब ये इतना 4 हो जाएगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 इसका आंसर आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस तरीके से आंसर नहीं बताना है। ये जब टिक मार्का में आएगा तब इसका आंसर ऐसे ही बताना है। लेकिन क्या कहते हैं, जब सॉल्व करने के लिए आएगा, ये 2 नंबर में आया या फिर 4 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आता है, तो इसको क्या करना रहेगा, पहले हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका मान हमको नहीं पता है। हम इसको हटाएंगे, फिर उसके बाद तब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको खींच देते हैं, इस तरीके से ये खींचा हुआ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यक्स मान लो। जब यहाँ पे किसी त्रिभुज में एक कोण हमको 90 डिग्री दिख जाए, तो हमको अगर दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें एक कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण दिया है, तो दिया नहीं है, इसको हमको पता है कि अगर किसी केंद्र से परिधि पर कोई रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम ओ कह देंगे, और उसके बाद इसको ए कह देंगे, और इसको बी कह देंगे, और इसको सी कह देंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे कौन कौन सा, यहाँ पे दिया है कोण ओ और सी बी, इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा, 90। ये जो कि मतलब हम लोग अगर लंब डालेंगे तब हमको पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ सी बी, त्रिभुज ओ सी बी से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब इतना ले लेंगे तो अब आगे लिखेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसकी दो भुजा ज्ञात है, दो भुजा ज्ञात है और तीसरी भुजा हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो ये इतना लिख लेंगे, परिमेय से लिखेंगे। तो ये इसका नियम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर का यहाँ पे होगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और फिर उसके बाद जब ये इतना लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, तो इसको हम थीटा माने तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण का मान कितना दिया था, 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर उसके बाद बराबर ये हो जाएगा लंब मतलब 3 का स्क्वायर। और फिर उसके बाद प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर कर लेंगे। और इसको इधर भेजेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा यक्स स्क्वायर, इसको जब इधर भेजेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ये 16 हो जाएगा। और जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। जिस यक्स का मान हम पहले से इतना सॉल्व करने से पहले ही बता दिए थे कि इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। और ये दोनों, अब हमसे क्या पूछा है, जो पूछा है वही लिख लो। क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जीवा की लंबाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे जीवा की लंबाई। क्या लिखेंगे, जीवा की, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। जीवा की लंबाई जब लिखेंगे यहाँ पे तो इसके बराबर हम कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसके बराबर में, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं 2 और फिर उसके बाद बी सी। तो बी सी का मान हम यहाँ पे क्या लिखे थे, यक्स, तो यहाँ पे यक्स का मान कितना निकाले थे, 4, तो ये हो जाएगा कितना, 8।
ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना था। बाकी अगर टिक मार्का में आएगा तो ऐसे ट्रिपलेट याद कर लेना, ऐसे ढेर सारी सवालें आती रहती हैं। और उसके बाद अभी एक ट्रिपलेट और बताए थे इसके पहले, 8, 15, 17, बार बार इसको ऐसे लिखते रहो तो ये याद हो जाएगा। ट्रिपलेट वहीं पे यूज होगा जहाँ पे किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होता है तो वहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला वाला कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, और फिर उसके बाद पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे यक्स। और फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जब लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक तो ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये इतना करने के बाद अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उसके अनुसार हम अब सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न अगर कहेगा, प्रश्न यहाँ पे क्या कहेगा, प्रश्नानुसार। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिख लेंगे, अब वो कह रहा है कि इन दोनों, इनके वर्गों का योग 365 है, तो इनका वर्ग कर दो पहले। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, यक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। बराबर का कितना हो जाएगा, 365 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab। इस तरीके से इसको लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र इसमें तोड़ा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और इनको उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 365 और माइनस का 1। और इनमें 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे बचेगा यक्स और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 364। इसको हम नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे यक्स आएगा और बराबर के यहाँ पे 364 बटे का 2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1 कम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 364 बटे का 2। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे 182 आ जाएगा। इसको और आगे लिखेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा प्लस का यक्स आएगा और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा और बराबर के ये 0 हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसी कोई दो संख्याएं बताइए जिनका क्या कहते हैं गुणा करने पर। तो यहाँ पे कह रहा है यक्स स्क्वायर और प्लस का यक्स माइनस का 182 ये लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड करना है। कह रहा है ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ घटा दें तो उसका मान 1 आ जाए। तो यहाँ पे एक संख्या होगी 13, एक संख्या होगी 14, दोनों का गुणा कराएंगे तो 182 आएगा। अगर ये चीज नहीं आता है कि कैसे 113 14 ये कैसे हम जान पाएंगे, तो इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर लेना 184। इसको काटोगे तो जो यहाँ पे बनेगा वो गुणा कराओगे तो 13 14 बन जाएगा। तो आगे यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे वो संख्या मिल गई है तो 14 में अगर हम 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 गुणे का 14। ये इतना लिखेंगे, बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पे आएगा यक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो प्लस का यहाँ पे 14 यक्स और माइनस के यहाँ पे 13 यक्स हो जाएगा। और फिर ये माइनस का 13 गुणे का यहाँ पे हो जाएगा 14 बराबर का ये होगा 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा यक्स और ये बचेगा यक्स प्लस का 14 और यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 13 तो बचेगा क्या, यक्स प्लस का ये 14 बचेगा। अब बराबर कर देंगे 0। इन दोनों को कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स प्लस का 14 ये होगा और जो बचेगा यहाँ पे क्या, यक्स माइनस का 13। और फिर उसके बाद जब इतना सॉल्व कर देंगे तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दोनों का यक्स का 2 मान निकलेगा। तो यक्स का अगर पहला मान निकालेंगे तो यक्स प्लस का 14 हो जाएगा और बराबर का 0 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, जो कि ये मान होगा गलत। यहाँ पे इसका मान माइनस में नहीं आएगा, इसका मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस का 13 बराबर का हो जाएगा 0। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। और फिर उसके बाद ये इतना लिखने के बाद ये यक्स का मान 13 होगा तो आगे क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा 13 और उसके बाद दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या करना है, इस बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जब इतना आंसर आए
तो आने के बाद ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में आंसर नहीं आएगा इसका। तो यहाँ पे वो कह रहा है क्योंकि ये कह भी रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में उसके नीचे उतना होने के बाद आगे नीचे लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे हिंदी में लिख देना पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखना 13, और फिर लिखना दूसरा धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना 13 प्लस का 1, तो ये कितना बन जाएगा 14। जब इतना लिखोगे तब वो एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करेगा, वो तब पूरा नंबर देगा। अभी इतने पे भी पूरा दे सकता है, लेकिन वो कहेगा कि 13-14 है क्या, तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि वो 13 क्या है, 14 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 9 था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 1x प्लस का m प्लस का 5 बराबर का 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। जहां पे कहते हैं कि मूल बराबर हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र क्या होता है, d बराबर का 0। यहाँ पे जब कभी भी कहेगा कि मूल बराबर हैं, तो वहां पे हमको लगा लेना है d बराबर 0। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, d ग्रेटर देन 0 होता है, और एक कंडीशन और होती है, d लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। तो इसको क्या कर लेना है, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें क्या मूल बराबर होंगे, कैसे होंगे, इसकी प्रकृति क्या होती है, आगे यहाँ पे लिख लेना। इसको एक बार देख लेना, किताब में ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ पे तो ये पूछा है मूल बराबर है, लेकिन ये कभी कभी ये पूछ लेता है मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो आगे क्या करेंगे, फिर पहले हम इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर बराबर माइनस का 4ac। जैसे ही सूत्र को लिखते हैं तो आगे क्या करना पड़ता है, फिर अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी सी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का तुलना करना पड़ेगा। किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का बी एक्स, और प्लस का फिर उसके बाद सी बराबर का यहाँ पे 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जैसे इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे जब तुलना करने पर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर कितना आएगा 1। और फिर उसके बाद b बराबर अगर देखेंगे तो b के बराबर यहाँ पे देखो यक्स लिखा है, यहाँ पे यक्स लिखा है, इतना छोड़ दो, बाकी जो मान हो जाएंगे वो b का मान होगा। तो यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद m माइनस का 1 हो जाएगा। और c बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इसके बराबर c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस का 5 दिया है। तो यही मान इस पे रखना है। अब हमको जब इस पे रखना है तो b का मान यहाँ पे देखेंगे कितना दिया है 2, और फिर उसके बाद m माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a का मान कितना दिया है यहाँ पे 1, a का मान दे दिया है 1, और c का मान कितना दे दिया है m प्लस का 5। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ बराबर कर देंगे 0। हमसे क्या पूछा है, यम का मान पूछा है, तो इतना सॉल्व करेंगे तो जाके यम का मान निकलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर यम माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 का अंदर गुणा करा दो तो ये 4 यम हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर जाएगा तो माइनस का 5 चौक 20 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। और इसका अंदर पहले तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे यम स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का ये 1 हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस का 4m, और माइनस की ये हो जाएगा 20 बराबर का 0 हो जाएगा। अंदर गुणा कराएंगे तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे होगा 4, और माइनस की ये 8m हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे कितना आएगा 4m, और माइनस की ये क्या हो जाएगा 20 बराबर का 0। और इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 4m लिखा है, और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे जोड़ लेंगे तो माइनस का 12, 8 4 12 यम हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो माइनस की 16 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से पूरे में 4 कॉमन कर लो। जैसे ही पूरे में 4 कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जब पूरे में हम 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल सकता है, पूरे में जैसे ही 4 कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे 4 बाहर लिख लेंगे तो यम स्क्वायर मिलेगा, और माइनस के यहाँ पे 4 3 12 3 यम हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा बराबर का ये हो जाएगा 0। इस 4 को नीचे भेजेंगे तो उधर 0 कर देगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे यम स्क्वायर और माइनस का फिर 3m, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 बराबर का हो जाएगा 0। इसका करना है गुणनखंड। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से इसके 2 मान निकलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यम स्क्वायर, ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो 4 एक कम 4, 4 में 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। तो यम स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4 माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यम माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेंगे। अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे यम स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 4 यम आएगा, और माइनस माइनस प्लस का यम आएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 4 बराबर का 0। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा यम, और बचेगा फिर यहाँ पे कितना यम माइनस का 4, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा यम माइनस का
4 बराबर हो जाएगा 0। तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, m माइनस का 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा वो m प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। दोनों के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे एक बार m माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे जब m माइनस 4 बराबर करेंगे 0 तो m का मान कितना आ जाएगा 4। और फिर उसके बाद जब यहाँ से m प्लस 1 का 1 बराबर 0 करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1, जो कि ये आंसर नहीं होगा। हमको कौन सा आंसर लेना है, प्लस वाला, यही आंसर होगा। तो m बराबर 4, जब m बराबर 4 रखेंगे तो इनके मान कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, अगर जब m बराबर 4 लेंगे तो। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो ये आगे खत्म हुआ क्वेश्चन। तो ये पार्ट 3 था, इसका मतलब क्या कहते हैं क्लास नंबर 3 थी, जो कि अभी ये समाप्त हुई। इसमें भी 10 क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। अगर इसी तरीके से 10 नंबर की जो 10 क्वेश्चन की क्लास हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें हमारे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन जो सोल्यूशन इसमें बता रहे हैं, एक सवाल के 2 सोल्यूशन या 2 या 3 जितने पॉसिबल संभव हो सकते हैं वो सारे सोल्यूशन हम इसमें बता रहे हैं। अगर ऐसा कोई बताएगा तो हमको बताना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यही रहेगा 70 में 70 दिलाने का। आप भी इस सीरीज से जुड़ें और उसके बाद अपने दोस्तों को भी ये सीरीज भेजें, ताकि वो भी जान पाए, और उसके बाद अगर उसको भी मैथ से डर लग रहा है तो इस चैनल से जुड़ करके वो अपने मैथ का डर खत्म कर सकता है। हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जिस दिन 50 क्लास पूरी होगी, जो शुरू से देखेगा तो वो ये कह सकेगा कि हाँ हम कुछ सीख चुके हैं। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।